Hope you all are doing well and study very hard. First of all, happy Holi to all my dear students. May you get lots of success and lots of strength in your future. और एक और मोटो मैंने ऑरम केमिस्ट्री का बनाया है, that try to help others in any form. ठीक है, हम ठीक है कितने भी सक्सेस हमारी लाइफ में आ जाए, बट एक अच्छा इंसान बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज अ माई स्टूडेंट्स आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मेरा भी यही मोटो रहता है फ्रॉम स्टार्टिंग कि किसी की भी आप किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में अगर हेल्प कर सकते हैं टू ट्राई टू हेल्प विदाउट एनी सेल्फिशनेस कि आपका कोई मोटो हो, तो ट्राई टू हेल्प अदर. तो दिस शुड बी द मोटो ऑफ दिस होली कि हमें जो है किसी की भी हेल्प करने का अगर मौका मिलता है तो वी एज अ स्टूडेंट ऑफ ऑरम केमिस्ट्री एज वेल एज मैं आप लोगों की उस तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ. तो आप लोगों को भी ट्राई करना है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी नॉलेज से किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो आपको नॉलेज से हेल्प करना है, और अगर आपको लगता है कि किसी स्ट्रेंथ से और वो आपके पास है तो किसी की हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली करनी है. तो इस होली से हम लोगों को ये एक नया रेजोल्यूशन लेना है, जैसे न्यू ईयर पे लेते हैं होली पे लेंगे. ठीक है, और जैसे आपने देखा था होली कलर्स से खेली जाती है, हम खेलते हैं. ठीक है, जिनको पसंद है खेलना चाहिए, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, सबको खेलना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए. लाइफ इज वेरी कलरफुल है ना, तो एंजॉय योर लाइफ. बट हम लोग जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये असाइनमेंट, तो वो भी हमें सॉल्व करना है. और ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आपको पता है मैंने फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम एंड टेलीग्राम मैंने 2 बार लिख दिया, इट इज ट्यूटर. तो मैंने इन सबको ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे डेली अपडेट्स आ रही हैं. ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप वहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे डेली अपडेट्स चल रही हैं. ओके, तो वहीं पे मैंने दिस वीक, लास्ट वीक मैंने क्वेश्चंस पुट ऑन किए थे, तो उन्हीं के सोल्यूशन 1-2 क्वेश्चन थे, पर ये 10 क्वेश्चन हैं ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं एक बार थॉट ऑफ आने में कि कैसे होंगे, तो उनके सोल्यूशन आज मैं दे रही हूँ. ये क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलते हैं, वहाँ पे सोल्यूशन भी मिल जाते हैं. इन एक और बार, दिस इज माई मेल आई डी एंड दिस इज अ करेक्ट वन. इसमें बहुत अच्छे से मेल्स आ रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं. और अगर आपको कोई फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम और डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हो. वहाँ पे जियो चैट करके आपको ये लिंक सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो वहाँ पे हम लोग एज अ मेंबर है, तो वहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है और कहीं पे मुझसे क्वेश्चन पूछने में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के असाइनमेंट को. इन असाइनमेंट्स को करो और बहुत अच्छे क्वेश्चन है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 1 क्रोमियम आयन. देखो आपको ये ना पूरा कॉम्प्लेक्स दिया होगा. ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा. ठीक है, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा. अ कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें 1 क्रोमियम है, 3 ब्रोमीन है और आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है. ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, इसका आपको ना फॉर्मूला बताना है. मैं आपको सीधा बताऊं, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आपको फॉर्मूला बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. ठीक है, और ये बता रखिए कि 1.0 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 0.94 ग्राम ऑफ AgBr देता है. ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इनिशियल पार्ट का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कंडक्टेंस के बारे में, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं. हमें पता है कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं. एक होती है प्राइमरी, जो बाहर आयंस होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे अनायंस होते हैं. ठीक है, ये तो होते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो यहाँ वाले होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी. ये होती है आयनाइजेबल. तो वो ये बोल, और हमें पता है जब इनमें हम AgNO3 डालते हैं, नॉर्मली यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, तो जब AgNO3 हम इसमें डालते हैं तो AgBr के या AgI, AgX के फॉर्म में बाहर निकलता है. ठीक है, तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स कितना AgBr दे रहा है और वो AgBr कितने ब्रोमीन दे रहा है, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा. क्योंकि उतने ब्रोमीन को मैं बाहर लिख दूंगी. मान लो उन्होंने 2 हमारे को यहां से 3 ब्रोमीन्स मिले, तो मैं यहाँ 3 ब्रोमीन कर दूंगी, और 3 ही ब्रोमीन है तो वाटर सारा का सारा अंदर रह जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रोमियम, वाटर 6 और यहाँ पे Br3. ठीक है, तो हमारे को ये पता करना है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स कितना AgBr दे रहा है. ये पूरा कॉम्प्लेक्स
कितना AgBr हमारे को टोटली दे रहा है, हमारा ये मोटो है। तो अब इसको करते हैं, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकालेंगे, ठीक है। जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, इसका हम सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे। सबका दे रखा है, क्रोमियम 52 दिया हुआ है, 3 ब्रोमीन है, ब्रोमीन का 80 है, तो 80 इंटू 3 240, ठीक है। इसके बाद वाटर, एक वाटर का कितना होता है 18, इस पूरे का कितना होता है 18 होता है, तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48 6 108। अब इसको टोटल कर लो तो मेरे को इस पूरे टोटल कॉम्प्लेक्स का मोलर मास मिल जाएगा 8 2 10 9 10 400, मतलब ये पूरा का पूरा है 400 ग्राम। अब हम AgBr का निकाल लेते हैं कि AgBr का मोलर मास कितना होगा, ठीक है। Ag का हमारे को दे रखा है 108 और ब्रोमीन मेरे को 80 ही दे रखा है, ये आ गया 188। तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड होता है ना, सिंपल, हम वो यूनिटरी मेथड इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि 1.0 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स गिव्स, हमारे को ये देता है 0.94 ग्राम ऑफ AgBr, ये तो हमारे को गिवन है। तो 1 ग्राम इतना देता है, तो 400 ग्राम कितना देगा, 400 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल गिव 0.94 इंटू 400, 100 से यहाँ से 100 कट जाएगा, 94 इंटू 4 कर लो, 4 4 16 9 4 36, 376 ग्राम ऑफ AgBr। मतलब इतना पूरा जो हमारा ये टोटल कॉम्प्लेक्स है ना 400, वो हमें 376 ग्राम ऑफ AgBr दे रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि 188 AgBr, क्योंकि एक AgBr में कितने ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन है, 188 ग्राम ऑफ AgBr इज हैविंग 1 ब्रोमीन, तो 376 में कितना होगा 1/188, और 376 ऑफ AgBr में कितना होगा 1/88 इंटू 376, 1 जा 2 जा, मीन्स जो ये कॉम्प्लेक्स है हमें 2 ब्रोमीन दे रहा है। 2 ब्रोमीन का मतलब है इट इज आयोनाइजेबल ब्रोमीन, मीन्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल गोज टू बी, हमको 2 ब्रोमीन बाहर मिल रहे हैं तो 1 ब्रोमीन यहाँ पे होगा, अगर एक, क्योंकि हमारे को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा करना है, तो 5 वाटर से, 1 ब्रोमीन से और 1 Br2 मेरा, क्योंकि हमें 2 ब्रोमीन मिल रहे हैं, तो 2 Br2 और 1 वाटर और बच गया .H2O, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कैसे करना है, फिर से सुन लो। पहले मोलर मास निकालेंगे टोटल का, AgBr का मोलर मास निकालेंगे, ये हमें गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स गिव्स 0.9 ग्राम ऑफ AgBr, तो 400 बार कितना देगा, इतना AgBr देगा। हमें पता है कि AgBr ये कैसे स्प्लिट होता है, Ag प्लस Br नेगेटिव है, मतलब हमें 1 ब्रोमीन मिल रहा है AgBr से, तो 188 से हमें 1 ब्रोमीन मिल रहा है टोटल मास से, तो 1 से कितने मिलेगा 1/88, और 376 में हमें निकालना है, तो 376 से कितने मिल रहे हैं 2 ब्रोमीन्स मिल रहे हैं। मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग AgNO3 में डाल रहे हैं, एक्सेस ऑफ AgNO3 में डाले, तो हमें 2 ब्रोमीन्स मिल रहे हैं। तो ये वाली जो होती है हमारी होती है प्राइमरी वैलेंसी, यही स्प्लिट करती है। कैसे स्प्लिट करती है, आयंस की फॉर्म में, ये होता है क्रोमियम वाटर 5 ब्रोमीन, एक तो ये आयन मिलेगा, प्लस यहां से हमें 2 ब्रोमीन नेगेटिव मिलेंगे, तो टोटल आयंस कितने मिलेंगे 3। तो आयनिक कंडक्टेंस किसके अकॉर्डिंग होगी, 3 आयंस के अकॉर्डिंग होगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड बी आल्सो। डन, वेल डन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है सारे। In the solid state, the copper Cl5 3 negative ion has 2 types of bonds. These are, अब एकदम देखते ये नहीं करना कि भाई हमारे को तो पता है कॉपर में इलोंगेशन होता है और 2 एक्सिल बड़े होते हैं और 4 शॉर्टर होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग तो आप आंसर लगा दोगे बी, तो वो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये है CuCl5 3 नेगेटिव, CuCl5 3 नेगेटिव, 5 स्टेरिक नंबर है 5, तो इसका मतलब है इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आपको ना क्वेश्चन को एकदम देख के, और बच्चे करते हैं ऐसे
देखा और आंसर किया, देखा और आंसर किया, और वहीं पे वो लोग गलत हो जाते हैं। आपको देखना है पहला पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, हमें पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग भी एक्सियल पे नहीं लगाना, इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, हमें पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जी डे स्क्वायर की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई की होती है, और उसके बाद डी एक्स जेड और डी वाई जेड की होती है, ठीक है। और यहां से भी अगर आप निकालोगे तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू मतलब कॉपर D9 में ही है, जैन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है, पर कैसे होगा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 4 5 6 7 8 9। मैंने बोला था अगर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे dz स्क्वायर में है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड अंदर तक अप्रोच कर सकता है। अगर जेटीटी देखा होगा समझ में आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन है अप्रोच कर सकता है, तो अप्रोच करेगा तो ये वाले बॉन्ड्स छोटे हो जाएंगे और ये वाले बॉन्ड्स बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड दूर ही रह जाएगा, बॉन्ड तो बनाना है, बॉन्ड इलोंगेट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, ये हमारा कंप्रेशन का एग्जाम्पल है CuCl5। यहाँ पे बॉन्ड हमारे कंप्रेस हो रहे हैं। ये भी बोला था कि z एक्सिस के अलोंग देखेंगे कि z एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन हो रही है कि इलोंगेशन। तो आंसर विल बी A, 3 long and 2 short bonds। एक एक क्वेश्चन आज की क्लास का इंपॉर्टेंट है। देखो ना, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है MeTiCl3 और CO5Mn टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हमको ये दे रखा है। आपको ये बताना है कि इसके साथ हमें 3 लिगेंड्स दे रखे हैं, कार्बोनिल, PMe3 और NMe3। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लिगेंड इसके साथ स्टेबल होगा, कौन सा लिगेंड इनके साथ स्टेबल होगा, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो, ठीक है, कि कौन किसके साथ होगा। जैसे अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, ये -1 होगा, ये x होगा, ये -3 होगा, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, ठीक है। अब जब मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उसे कौन से लिगेंड ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, पाई डोनर लिगेंड्स। कौन करेंगे, पाई डोनर लिगेंड्स। और इनमें से पाई डोनर लिगेंड्स कैसे कैसे हैं, हमें पता है NMe3 ज्यादा अच्छा है, फिर PMe3 है, फिर CO, क्योंकि ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। तो इसमें कैसा ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे पहले NMe3 इसको स्टेबलाइज करेगा, फिर PMe3 इसको स्टेबलाइज करेगा, फिर CO इसको स्टेबलाइज करेगा। आपको कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इन्हें कौन से लिगेंड स्टेबलाइज करेंगे, जो डोनेट कर सके, तो ये डोनेटिंग पावर है, तो ये यहाँ पे हो गया। इसमें देखेंगे मैग्नीज X हो गया, ये तो अपना कुछ भी नहीं होता इसका भी चार्ज, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज -1, तो x इज इक्वल टू +1, मतलब मेटल इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसे कौन स्टेबलाइज करेगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जब मेटल रिच होता है तो वो डोनेट कर सकता है, और लिगेंड कौन होगा, जो एक्सेप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO, देन PMe3, देन NMe3, ये हो जाएगा इसके लिए कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है, रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली का मतलब इसका आंसर ये है, NMe3, PMe3, CO, PMe3, NMe3। दिस इज ऑप्शन नंबर C। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बहुत आसान है। इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल हैव ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्विंचिंग का। ये हमारा स्पिन में आता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट में आता है कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देता है। देखो हमारे को ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज में हमारे जो लिगेंड्स हैं वो यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं dz² से और dx² - y² से, यहाँ से तो हमारे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, अब ये अपना मोशन भी कर रहा है, स्पिन पे भी मोशन कर रहा है, अराउंड द मोशन भी कर रहा है,
पर जब लिगेंड अप्रोच करता है तो वो उसकी ऑर्बिटल मोशन को, जो वो अराउंड मूव कर रहा है, उसको क्विंच कर देता है, उसे रोक देता है। तो मतलब यहाँ पे क्विंचिंग अप्लाई हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जगह पे और डी जेड स्क्वायर पे, क्योंकि ऑर्बिटल हमारी ऐसे स्प्लिट हो रही है, ये हमारी ई जी एंड दिस इज आर टी टू जी, और यहाँ पे है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तो मोशन क्विंच हो गया। पर यहाँ वाले जो ऑर्बिटल्स है, क्योंकि यहाँ लिगेंड नहीं है, तो इनका मोशन क्विंच नहीं हो पाता, जिसके वजह से ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देता है। हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं कि होता क्या है, हम लोग एक ही फॉर्मूला लगाते हैं स्पिन का, रूट ऑफ एन ब्रैकेट एन प्लस 2। ये कब लगेगा? जब स्पिन मोशन ही होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट आना चाहिए था, वो जो हम कैलकुलेट करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मान लो इसे 1.98 है और हमारे को 2.98 मिला, तो भाई कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो दो मेन कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है और एक होता है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन T2G में आ गया, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में आ गया, तो उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 4s ब्रैकेट s प्लस 1 प्लस l ब्रैकेट l प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो ये अप्लाई करेंगे तब हमारा एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, हमें ये देखना है कि T2G में इलेक्ट्रॉन किसके आ रहा है। अब D3 है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डी और टेट्राहेड्रल है, हाई स्पिन ही होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल है तो हमारी 3 ऑर्बिटल ऊपर होंगी, 2 ऑर्बिटल नीचे होंगी। हाँ, T2G में ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो 1 2 and 3, मतलब D3 जो है, D3 जो है वो तो देगा। इसी तरह D4 वो भी इधर चला जाएगा। D8 1 2 3 4 5 6 7 8 वो भी T2G में एंटर कर रहा है। ठीक है, D9 वो भी यहाँ पे एंटर करेगा। तो T2G में इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहिए, चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो। अगर T2G में एंटर किया तो हम उसे बोलते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑब्जर्व्ड KMnO4 इज ड्यू टू। देखो KMnO4 में हमारे को वैसे तो Mn क्या है +7 में है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम ये बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, सॉरी ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बट होता क्या है, क्योंकि इसमें 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन मैग्नीज में डाल देता है। मैग्नीज में डालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इनके होमो और लूमो का गैप बहुत ही कम होता है। होमो और लूमो का गैप बहुत कम होता है, तो थर्मल मोशन में ये ऊपर चला जाता है, जिसके वजह से देखो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक, और इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, कि इसका जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो ये ससेप्टिबिलिटी मिल रही है, ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है, द एक्सटेंट ऑफ द मॉलिक्यूल टू इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड में मॉलिक्यूल को लगा, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करे, और वो कब इंटरेक्ट करेगा, जब वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है, तो वो टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करके आप हीट करोगे तब वो ऊपर जाएगा ना, थर्मल मोशन में ही उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो ऐसे मूव कर जाएगा, क्योंकि होमो और लूमो का गैप कम है, और उसकी वजह से इसमें पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि मैंने मेनली दिया था हमारे इंस्टाग्राम पे। स्पिन मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक मूवमेंट। इनमें से कौन मैग्नेटिक मूवमेंट देगा, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो सबने आंसर सी लगाया था। सी में क्या है, सी है हमारा दैट ए एंड सी मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन देगा तो प्रोटॉन कहाँ पे कमी दे रहा है क्या कोई। क्वेश्चन पहली बात ये है, हमें ये बताना इन तीनों में से कौन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दे सकता है। स्पिन मोशन
दे सकता है, ठीक है। तो आप एक बार बताओ, जो भी स्पीशीज जिनका स्पिन मोशन होगा वो देगा, और हर पार्टिकल जो भी हमारे एटम के अंदर वो मूव करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, तो जब तीनों मूव कर रहे हैं तो स्पिन मोशन तो सभी में है ना। अब यूनिवर्स में जाओगे, प्लैनेट तो अपने अपने एक्सिस पे तो सारे घूम रहे हैं ना, तो स्पिन मोशन तो सब में ही प्रेजेंट होगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता है कि एक एटम में बता दो, जब हम एटम की स्टडी करते हैं तो हम किसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, क्योंकि अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो हम उसी का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्पिन मोशन शो करेगा, तो भाई इसका जो आंसर है A, B एंड C, द ऑप्शन नंबर D, कि तीनों की तीनों करेंगे, क्योंकि तीनों के पास स्पिन होता है। सो गाइज, होप आपको ये 5 क्वेश्चन, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन इजी लगे होंगे। इसी तरीके के अब हम हर संडे को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट टाइम मेरा, और मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस डालूंगी, ठीक है, आप लोग रिप्लाई करिएगा, ठीक है, और फिर उसी के सोल्यूशन नेक्स्ट संडे को आपको मिलेंगे। अब हम सॉलिड स्टेट के बहुत टिपिकल के क्वेश्चंस लेने वाले हैं इन फ्यूचर। दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।